गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके शूटर गुलाम के शवों को आज दफनाया जाएगा। असद को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा और इसी बीच पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक बेटे को अंतिम बार देखने के लिए शाइस्ता परवीन सामने आ सकती हैं। कसारी मसारी कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम पूरा हो चुका है और आज ये पूरी कार्रवाई कर ली जाएगी। और आपको बता दें कि इसी कड़ी में हो सकता है कि शाइस्ता परवीन जो फरार चल रही है काफी समय से, वो भी अपने बेटे का अंतिम बार चेहरा देखने के लिए आज सभी के सामने आ सकती है। तो आपको बता दें कि अतीक के घर के पास है कसारी मसारी कब्रिस्तान और वहीं पर असद और गुलाम को वहां पर दफनाया जाएगा और इस पूरी कब्र को खोदने का काम पूरा कर लिया गया है और आज शाम तक यहां पर इनके शवों को दफना दिया जाएगा। और ऐसे में बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि शाइस्ता परवीन जो कि काफी लंबे समय से फरार चल रही हैं, जिन पे 50,000 का इनाम घोषित है, वो भी आज सरेंडर कर सकती हैं, पुलिस के सामने आ सकती हैं अपने बेटे का अंतिम बार चेहरा देखने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और असद के जनाजे में शामिल होने के लिए माफिया अतीक की अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली है। उसे बेटे जनाजे में शामिल होने के लिए बतौर पिता अदालत में अर्जी दाखिल करेंगे और वकीलों के मुताबिक शुक्रवार को छुट्टी थी और अवकाशकालीन पीठ का इस संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था, इसलिए आज न्यायालय के पीठाधीश अधिकारी के समक्ष अर्जी पर सुनवाई की जाएगी। अतीक के वकीलों के मुताबिक जब अतीक के पिता की मृत्यु हुई थी उस समय भी अतीक अहमद जेल में था और पिता के जनाजे में शामिल होने के लिए अनुमति ली गई थी और ऐसे में आज भी अनुमति के लिए अर्जी डाली जाएगी और देखना होगा कि वकीलों द्वारा ये क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आपको बता दें कि अतीक ने अपने पिता के जनाजे में शामिल होने के लिए भी अनुमति ली थी। ऐसे में असद की जो दफनाने का कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए भी, जनाजे में शामिल होने के लिए भी आज कोर्ट में सुनवाई होगी। और अतीक के बेटे असद के साथ उसका शूटर गुलाम भी मारा गया था। गुलाम के बहनोई और रिश्तेदार शव लेने के लिए झांसी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। एनकाउंटर में बेटा खोया, पुलिस के सामने माफिया रोया। अतीक का कबूलनामा, जनाजे में शामिल होने के लिए ड्रामा। अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो गया है, लेकिन बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक तड़प रहा है, क्योंकि जब पुलिस अतीक से उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पूछताछ कर रही थी तब अतीक पुलिस के सामने न सिर्फ गिड़गिड़ा रहा था बल्कि उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने की बात तक कबूल कर रहा था। लेकिन कोर्ट ने अतीक को उसके बेटे के जनाजे में जाने की इजाजत नहीं दी। अब अतीक खुद को दुनिया का सबसे बदनसीब बाप बता रहा। दरअसल बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक अहमद ने हर हथकंडे अपनाए, लेकिन उसे कहीं कामयाबी नहीं मिल सकी। शहर के धूमनगंज थाने में भी वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पुलिस वालों से आखिरी बार बेटे असद की सूरत दिखाने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। इस बारे में सिर्फ कोर्ट ही कोई आदेश जारी कर सकता है। असद और गुलाम को दफनाने के लिए झांसी के स्थानीय जीवन शाह कब्रिस्तान में 2 कब्रें खोदी गई हैं। उधर असद के परिजन झांसी पहुंच चुके हैं। झांसी के जीवन शाह कब्रिस्तान में मौजूद हैं, बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर सूचना चल रही है, यहाँ पर खबर चल रही है कि असद और गुलाम हसन की कब्र को भी खोदा जा रहा है। क्या आपसे बात हुई है? हमसे बात नहीं हुई। जो कब्र खोदने वाले हैं उनसे के प्रशासन के आदमी कह गए हैं कि 2 कब्रें आप खोद के रखिएगा। अगर उनके 90% ये कि उनके परिवार वालों को दे दी जाएगी, वो आए तो अतीक के, और वो लोग नहीं आए तो फिर 10% ये उम्मीद है झांसी में उनको दफनाया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अतीक ने खुलासा किया कि उमेश पाल की हत्या करवाकर वो अपना डर प्रयागराज में बनाए रखना चाहता था, क्योंकि उमेश पाल लगातार अतीक को चुनौती दे रहा था।
मतलब जिस डर को बनाए रखने के लिए अतीक ने उमेश पाल की हत्या करवाई, वही केस अतीक के लिए आखिरी कील साबित हो गया, क्योंकि असद के एनकाउंटर के बाद अतीक बुरी तरह से टूट चुका है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ झांसी से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और एक बड़ी खबर आ रही है, अतीक पर दर्ज हो सकता है एक और केस। यूपी एटीएस दर्ज कर सकती है ये केस। सूत्रों के हवाले से खबर है, आईएसआई लश्कर से संपर्कों की बात सामने आई है। पुख्ता जानकारी यहां पर प्राप्त हुई है। अतीक के आतंकी संगठन से संबंध की जो जानकारी मिली है, उसी को लेकर यूपी एटीएस एक और केस दर्ज कर सकती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है, पुख्ता जानकारी पर यह केस दर्ज हो सकता है। तो आपको बता दें कि अतीक से जो लगातार पूछताछ की जा रही है, उसमें उसके लश्कर से और आतंकी संगठनों से भी संबंध निकलकर सामने आए हैं। पुख्ता जानकारी पर एक और केस दर्ज हो सकता है। यूपी एटीएस ये केस दर्ज कर सकती है। और अतीक से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, फतेहपुर में अतीक के कारोबारियों पर, करीबियों पर छापेमारी की जा रही है। उमेश हत्याकांड में इस्तेमाल असलों की तलाश जारी है। विदेशी पिस्टल राइफल की बरामदगी को लेकर छापे चल रहे हैं और फतेहपुर के पानी और चौधराना इलाके में छापेमारी की गई। पुलिस ने अतीक के 3 करीबियों को हिरासत में भी लिया है। हिरासत के लिए करीबियों से माफिया ब्रदर्स का सामना भी करवाएगी। तो जो लगातार पूछताछ की जा रही है, उसी की कड़ी में हिरासत के लिए करीबियों से माफिया ब्रदर्स का सामना करवाएगी और आगे भी कई सवाल दागे जाएंगे। ऐसे में कई चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आ सकते हैं। लगातार अतीक के परिवार पर शिकंजा तो कसा ही था, साथ ही साथ अब करीबियों पर भी शिकंजा कसने लगा। और परिवार और करीबियों के बाद अब रिश्तेदारों पर भी शिकंजा कसने लगा है। बरेली में अशरफ के साले सद्दाम पर इनाम घोषित कर दिया गया है। बरेली के एसएसपी ने 25,000 का इनाम घोषित किया। आपको बता दें, कई मुकदमों में लंबे वक्त से अशरफ का साला फरार चल रहा था और ऐसे में इनाम की राशि उस पर घोषित कर दी गई है। पहले पूरे परिवार पर इनाम घोषित था, करीबियों के घर पर छापेमारी की जा रही है और ऐसे में अब रिश्तेदारों पर भी शिकंजा कसने लगा। वही माफिया अतीक अहमद और अशरफ दोनों को साथ ले जाकर प्रयागराज पुलिस ने आज कई जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी में कुछ असले मिलने की खबर सामने आई और इसके बाद कालविन हॉस्पिटल में दोनों का मेडिकल करवाया गया। अतीक के वकील विजय मिश्र के मुताबिक तबियत बिगड़ने की वजह से अतीक का मेडिकल कराया गया था। असद और गुलाम हसन का एनकाउंटर यूपीएसटीएफ के द्वारा किया गया और उसके बाद अब पहले असद के शव को लेने के लिए उनके परिजन यहां पर पहुंचे थे वकीलों के साथ, और अब गुलाम हसन जो शूटर कहा जाता है अतीक अहमद का, उसका शव लेने भी उसके बहनोई और रिश्तेदार पहुंच गए हैं। आपको तस्वीरें दिखाएं कि झांसी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीर निकल के आ रही थी। ये देखिए, गुलाम नूर आलम बता रहे हैं और रेहान नाम बता रहे हैं, दोनों लोग आए हैं। आपका नाम क्या है भैया? थोड़ा बता दीजिए, हम लोग हट जाएंगे। बता दीजिए नाम, बता नाम है, बता दीजिए। देखिए, 2 लोग हैं ये जो गुलाम हसन का। क्यों है, क्या वजह रही? आपका रिश्ता क्या है? मैं उनकी बीवी का ननिहाली रिश्तेदार हूं। एक आपको दिखाएं, ये 2 शख्स आए हैं गुलाम हसन का शव लेने के लिए। एक अपने आप को बहनोई बता रहे हैं नूर आलम, और दूसरे ननिहाल पक्ष के रिश्तेदार बता रहे हैं। झांसी से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में आज दूसरा दिन है और ऐसे में दोनों से पूछताछ जारी रहेगी। दोनों से धूमनगंज थाने में ही रखकर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, एटीएस की टीम भी दोबारा पूछताछ कर अतीक और अशरफ के बयान ले सकती है। पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। कल भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कल दोनों से उमेश पाल हत्याकांड को लेकर लगातार सवाल पूछे गए और इसी बीच एटीएस की टीम ने भी 4 घंटे तक दोनों से पूछताछ की, जो कि एटीएस भी सवाल जवाब कर रही है। खबरों की माने तो पूछताछ के बाद अतीक कई बार फफक कर रोने लगा और ऐसे में बेटे असद के एनकाउंटर को लेकर अफसोस जताते हुए गिड़गिड़ा भी रहा था। तो
कल पुलिस ने लगातार अतीक से पूछताछ की थी और आपको बता दें कि तकरीबन 200 सवालों की एक लंबी लिस्ट थी जो कि दागे गए थे अतीक पर और कई चौंकाने वाले खुलासे इस पूरी लिस्ट में निकलकर सामने आए। आपको बता दें कि अतीक ने कबूला है कि असद को उसने ही इस पूरे प्लान में शामिल किया था और ये पूरी प्लानिंग के तहत ये पूरा काम किया गया था ताकि जो डर है वो अब भी लोगों के बीच कायम रह सके। और असद गुलाम के एनकाउंटर पर सपा महासचिव का बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से अलग हटकर बयान दिया, पुलिस की जान पर बनेगी तो आरती नहीं उतारेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते नजर आए, आत्मरक्षा के लिए पुलिस गोली चलाएगी, अगर जांच हो तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करें। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं होता और अगर इंक्वायरी होनी है तो हाईकोर्ट के सेवानिवृत्ति जज से। पुलिस मरने के लिए नहीं गई है, पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए गई है। अगर सही मायने में कोई पुलिस पर हमलावर होता है तो पुलिस अपने बचाव में तो खैर गोली चलाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात से आप सहमत हैं? अगर पुलिस की जान पे आएगी तो पुलिस मारेगी? स्वाभाविक रूप से भाई तो पुलिस कह रही है बाबूजी की जान पे आई है, उसके बाद उन्होंने उस पर बहस नहीं कर रहे हैं, उस पर हम ना कोई सवाल कर रहे हैं ना बहस कर रहे हैं। एनकाउंटर के बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन अखिलेश जहां अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए नजर आए, उससे फेक बता रहे हैं, वहीं सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पुलिस की जान पर आएगी तो वो आरती थोड़ी उतारेगी। उधर भाजपा एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है और सवाल को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। एनकाउंटर पर सियासत लाल, अब डिंपल ने उठाए सवाल। अखिलेश से अलग स्वामी के सुर। जब से अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है, देश में सियासी भूचाल आ गया। कोई इसे फेक एनकाउंटर बता रहा तो कोई संविधान की दुहाई देते हुए सवाल उठा रहा। ऐसा ही एक सवाल अब अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने उठाया, जिन्होंने असद के एनकाउंटर को न सिर्फ फेक बताया बल्कि इसे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने जैसा बता दिया। लगातार उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत देश चलता है और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। हालांकि डिंपल यादव के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि चाहे अखिलेश यादव हो या फिर डिंपल यादव हो, दोनों जो इस तरह का बयान दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसी का उदाहरण है। उधर अखिलेश यादव पहले दिन से भाजपा पर हमलावर हैं और अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए एनकाउंटर कराती है और खुलकर संविधान के साथ खिलवाड़ करती है। किससे कनेक्शन निकलते हैं क्या कहें, लेकिन पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे? अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी पहले दिन से ही चुनावों को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी अपराधी के पक्ष में नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये इनकाउंटर हो रहे हैं वो अपने आप में तमाम सवाल खड़े करते हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने कानपुर में मां बेटी को जलाकर मार डाला, ऐसे अफसरों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। लेकिन सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की राय अखिलेश यादव और डिंपल यादव से कोसों जुदा नजर आती है, जो कह रहे हैं कि अगर पुलिस की जान पर आएगी तो आरती नहीं उतारी जाएगी। पुलिस मरने के लिए नहीं गई है, पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए गई है। अगर सही मायने में कोई पुलिस पर हमलावर होता है तो पुलिस अपने बचाव में तो खैर गोली चलाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात से आप सहमत हैं? अगर पुलिस की जान पे आएगी तो पुलिस मारेगी? स्वाभाविक रूप से भाई तो पुलिस कह रही है बाबूजी की जान पे आई है, उसके बाद उन्होंने उस पर बहस नहीं कर रहे हैं, उस पर हम ना कोई सवाल कर रहे हैं ना बहस कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की सोच और समझ दोनों पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अब तक सिर्फ अखिलेश यादव बोल रहे थे और सपा के सिपाही उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मतलब ये मुल्क के अंदर गरीब आदमियों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है और जो गरीब छोटे लोग हैं जो ताकतवर नहीं है उनके साथ जुल्म होता है। पुलिस का काम है कि अपराधियों को पकड़कर और जुडिशरी के हवाले करे, फैसला जुडिशरी लेती है। आज के दौर में पुलिस फैसले लेने लगी, जिसकी वजह से
हमें ऐसा लगता है कि हम डिक्टेटरशिप की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उधर भाजपा एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बता रही और खुलकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही। यह सब कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, ये शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति कर रहे हैं। अपराध के खिलाफ इतनी बड़ी सफलता यूपी पुलिस और एसटीएफ ने प्राप्त की है और उस पर जो सवाल उठा रहे हैं वो स्वयं जनता की नज़र में सवाल बन गए हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या एनकाउंटर पर हो रही इस सियासत का एकमात्र मकसद सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स को साधना है, क्योंकि जो राजनीति हो रही उसकी गूंज 24 तक सुनाई देगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका असर जमीन पर भी होगा, और होगा तो किसे फायदा होगा। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। आकांक्षा दुबे मौत मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए अनुराधा सिंह को तलब किया है। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक थाना सारनाथ की पुलिस ने अनुराधा सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल आकांक्षा दुबे के वकील ने बताया कि कोर्ट में अर्जी दाखिल कर संदिग्ध अनुराधा सिंह को कोर्ट में तलब करने की मांग की थी। गौरतलब है कि अनुराधा सिंह अचानक इस केस में एंट्री लेकर आकांक्षा दुबे का क्रिमेशन कराकर गायब हो गई। घर वालों को शक है कि अनुराधा सिंह का आकांक्षा दुबे के इस केस में अहम रोल साबित हो सकता है। वैसे में आकांक्षा के मोबाइल का डेटा डिलीट करने का आरोप भी उस पर लगाया है परिवार वालों ने। ऐसे में परिजनों ने अनुराधा को तलब करने की मांग की है, उससे पूछताछ करने की भी मांग की है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्तार अंसारी और उसके भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी, मुश्किलें बढ़ सकती हैं उन दोनों की। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में आज कोर्ट का फैसला आना है। गाजीपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट 2007 में दर्ज हुए गैंगस्टर के मुकदमे में फैसला सुनाएगा। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर मुख्तार और अफजाल के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि जुलाई 2019 में दोनों ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस से बरी हो चुके हैं। तो आज बड़ा फैसला आने वाला है अंसारी ब्रदर्स पर। गैंगस्टर एक्ट मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ये फैसला सुनाने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गैंगस्टर मामले में दोनों को सजा भी हो सकती है। और निकाय चुनाव को लेकर भाजपा आज पहले चरण के मेयर पद के उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर सकती है। दोपहर बाद भाजपा राजधानी लखनऊ समेत दूसरे नगर निगम के लिए मेयर पद के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। और इसके अलावा तमाम नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के लिए भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है आज। तो नगर पंचायत, नगर पालिका के कैंडिडेट्स का आज ऐलान किया जा सकता है। और वही खबर है लखनऊ से, प्रत्याशियों को लेकर भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। समावास पर मेयर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ है। आपको बता दें कि 3 नामों के पैनल पर कोर कमेटी ने मंथन किया। शीर्ष नेतृत्व में मुहर लगाने पर जारी होगी भाजपा की लिस्ट। निकाय चुनाव में बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, खासतौर से जो 17 नगर निगम है वहां पर कौन मेयर कैंडिडेट होगा, इसे लेकर आज पहले बीजेपी मुख्यालय पर बैठकें हुई और उसके बाद जो मुख्यमंत्री आवास है 5KD वहां पर कोर कमेटी की जो है वो बैठक हुई है। यानी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई। पहले दिन भर पार्टी कार्यालय पर बैठकों का सिलसिला चला, अलग अलग क्षेत्र की बैठकें हुई। वहाँ जो 3 नामों का पैनल आया था उस पर चर्चा हुई। क्षेत्रीय अध्यक्ष भी आज पहुँचे थे, जो संगठन के प्रभारी हैं वो भी पहुँचे थे, प्रदेश अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे, महामंत्री संगठन थे, उनके साथ चर्चा हुई। और फिर शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वो भी पहुँचे थे। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश खन्ना, लखनऊ के प्रभारी हैं, वो भी बैठक में पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह वो पहुंचे। तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक ये बैठक चली और बैठक में जो नाम आए थे खासतौर से 17 नगर निगमों से, उन नामों पर चर्चा हुई है। और माना जा रहा है कि ये नाम जब केंद्रीय नेतृत्व से इसको स्वीकृति मिलेगी उसके तुरंत बाद ही बीजेपी अपने जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा कर देगी। पहले चरण में कम से कम 10 जो नगर निगम है वहाँ मेयर कौन होगा, पहले उनके नामों की घोषणा की जाएगी और फिर बाकी जो नगर निगम है उसके नामों की घोषणा की जाएगी। कैमरा मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। योगी सरकार की हर घर नल योजना ने रिकॉर्ड कायम किया। 132वीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती पर 1 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल की अब तक की सबसे बड़ी सौगात दी। सरकार ने 1,37,256 ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाने का बड़ा काम पूरा किया है। ऐसे में योजना का लक्ष्य वर्ष 2024 तक 2,65,00,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाना है।
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलपूर्ति विभाग ने ग्रामीणों, किसानों, मजदूरों के घरों तक नल से जल पहुंचाने के महा अभियान की इस बड़ी उपलब्धि को पूरे प्रदेश में भव्य रूप से मनाया। एमडी जल निगम डॉक्टर बलकार सिंह के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ के मोहनलालगंज के दाऊदनगर प्रोजेक्ट पर यहां पहुंचकर मजदूरों के साथ पंगत में बैठकर पत्तल पर भोजन किया और साथ ही साथ 1 करोड़ ग्रामीण परिवारों को हर घर जल की सौगात दी। के माध्यम से पानी पहुंचाना है, शुद्ध लोगों को शुद्ध पानी देना है और आपका स्वास्थ्य ठीक रखना है। ये किसके लिए हो रहा है? एक व्यक्ति, देश में ईमानदार व्यक्ति बैठता है और राज्य में ईमानदार व्यक्ति बैठता है मित्रों ना, तो देश खुशहाल होता है। और राज्य में ईमानदार योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं और देश में मोदी जी बैठते हैं तो देश खुशहाल होता है, राज्य खुशहाल होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।